सर आप हमें आज 1 किलो पढ़ा दीजिए। नहीं सर 1 किलो नहीं, आप हमें 5 लीटर पढ़ा दीजिए। खाना था, उसके खाना क्या वो खाएंगे जिनको भूख लगा था? हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो क्लास है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था या नॉर्मली अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं या अर्थशास्त्र क्या होता है, इससे पहले हम बहुत सारा आपको एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अर्थशास्त्र से बहुत दूर भागते हैं। तो उनको दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके इस विषय को आसान बना दूंगा। बस आपको हमारी आवाज़ को अपने दिल और दिमाग में रखना पड़ेगा। एकदम ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से समझिए, हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हमने लिख दिया है। देखिए ये है हमारी इच्छाएं। इच्छा को हमने दिखाया है कि असीमित होती हैं। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो सीमित नहीं होती हैं, असीमित होती हैं। हम खूब सोचते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। उसके बाद होता है संसाधन। संसाधन क्या होता है, लेकिन सीमित होता है ना, है कि नहीं? अब जैसे ऐसा तो नहीं कि हमारे भारत देश में हर चीज़ मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए पेट्रोल, काम चलाओ थोड़ा बहुत तो मिलने से नहीं ना होगा। आपको चाहिए बढ़िया पेट्रोल का कुआं, कुवैत जैसे, है ना, अरब कंट्री जैसे देशों से, है कि नहीं? और रही बात जापान में, तो जापान में नहीं तो कोयला है, नहीं मैगजीन है, नहीं लोहा है, फिर भी उसको ज़रूरत है कि नहीं? तो क्या उसके यहाँ संसाधन, अगर ये 3 संसाधन उसके पास नहीं है जापान के पास, तो क्या जापान की अर्थव्यवस्था खराब है? आप देखेंगे जापान बहुत आगे निकल चुका है। ठीक, तो हमारे पास जो संसाधन है ना बेटा, वो होता है सीमित। असीमित संसाधन होता तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। ठीक, सीमित संसाधनों की वजह से हम लोग एक दूसरे को क्या है, कभी कभी व्यवहार बना के रखते हैं। भैया हमें ये चीज़ की ज़रूरत हो तो दूसरे से मंगवा तब न मिली, तब व्यवहार बनाएंगे। तब व्यवहार कब बनेगा आपका, जब आपका संसाधन सीमित है, क्योंकि हमें भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आपका भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इच्छाएं हमारी असीमित हो रही हैं और हमारे जो संसाधन है वो सीमित हो रहे हैं। तो अब आप बताइए, अगर आपके घर में, एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपके घर में 5 लोगों का परिवार है, ठीक, जिसमें से 3 लोग बड़े हैं, बड़े होने का मतलब बहुत बड़े हैं, जैसे पापा लोग हो गए, उनके चाचा लोग हुए, ऐसे बड़े लोग, और 2 लोग छोटे बच्चे हैं, ठीक? और नॉर्मली आपके घर में दाल-चावल बना, तो अब जैसे क्या है कि संसाधन इतना ही है कि जैसे एक कुकर में हमने दाल को बनाया और दूसरे कुकर में हमने चावल को बनाया, ठीक? तो सभी 5 परिवारों का थाली आपने लगा दिया। थाली लगा के सभी 5 परिवार में बराबर-बराबर चावल और दाल को परोस दिया, ठीक? है ना? उसके बाद क्या किया कि आपके ना कुकर में कुछ बचा नहीं, मतलब चावल भी नहीं बचा और दाल भी नहीं बचा, ठीक? मेरे कहने का मतलब समझिएगा, दूर तक एग्जाम्पल जाएगा इसका। तो आप देखेंगे कि सभी लोग को बराबर तो मिल गया, लेकिन जो बड़े हैं वो खा लिए। हो सकता है उनको दोबारा चाहिए, हो सकता है उसमें से एक लोग मांग भी दिए कि यार थोड़ा सा और दो, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि अब कुकर में नहीं है, लेकिन वहीं पे दूसरा कंडीशन है कि जो बच्चा, क्योंकि आपने बराबर सबको खाना दिया, तो जो वहाँ पे 2 बच्चे हैं वो भी खाए, लेकिन उनसे आधा ही खवाया, ठीक? आप तो थरिया भर के दे दिए उसको, ठीक? लेकिन थरिया भर के वो खाएगा नहीं ना, तो क्या किया, वो आधा छोड़ दिया, मम्मी हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, उसमें हाथ धो दिया, पानी वानी गिरा दिया, ठीक? तो क्या उसका जो संसाधन था, मतलब उसका जो खाना था, उसके खाना क्या वो खाएंगे जिनको भूख लगा था? नहीं ना, तो वो क्या संसाधन बर्बाद हो गया, ये भूखे भी रह गए और बर्बाद हो गया। दूसरा कंडीशन ये होगा कि अगर वही चीज़ आप बच्चों को थोड़ा-थोड़ा करके देते, हालाँकि ये सभी के घरों में होता है कि आप संसाधन को अच्छे से उपयोग करते हैं, बच्चों को थोड़ा ही देते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल है कि बच्चों को आपने थोड़ा-सा दे दिया, बड़े को आपने उतना ही दिया जितना उनको चाहिए था। लेकिन अगर उनको दोबारा चाहिए तो माँग सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आपने बच्चों को जो कम दिया था, वो बचा हुआ भोजन कहाँ है? आपके कुकर में है या आपके पास है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जितने भी संसाधन आपके पास, चावल दाल तो सीमित था, लेकिन खाने वाले 5 ही लोग हैं ना, लेकिन उनको अगर हम असीमित मान लें तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ता है, एक प्रबंधन करना पड़ता है, एक व्यवस्था बनानी पड़ती है कि हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन है, तो हम उसका इस प्रकार से व्यवस्था बनाएं ताकि जितने लोग हैं उनका कल्याण हो सके। मेरी भाषा को समझ रहे हैं ना, कल्याण हो सके।
ठीक। तो हमें क्या करना है कि एक व्यवस्था को बनाना पड़ता है, ठीक। इतना समझ गए कि हम क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे कि जो सीमित संसाधन है उसका हम अच्छे से उपयोग कर सकें। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये होता है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में होता है एक इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। हिंदी होगा अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। अर्थशास्त्र, यहाँ अर्थ का मतलब होता है धन, ये अर्थ मतलब होता है धन, क्या हो गया भैया, धन। और शास्त्र मतलब होता है अध्ययन, है ना, हम लोग करते हैं ना कि हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं, भाई शास्त्र है, शास्त्री है, अध्ययन करता है। तो हम क्या करें, अर्थ मतलब हो गया धन और शास्त्र मतलब हो गया आपका अध्ययन। तो जब हम धन से संबंधित कोई चीज हो, ठीक, कोई भी विषय हो, धन से संबंधित अगर हो, तो जब धन से संबंधित किसी भी विषय का हम अध्ययन करते हैं, ठीक, धन से संबंधित किसी विषयों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो होता है हमारा अर्थशास्त्र। वो क्या हो गया हमारा अर्थशास्त्र। घबराइए नहीं, इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, जब हम इसी धन से संबंधित जब विषयों का हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक, और जब हम धन से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के बाद इसी अध्ययन का जब हम व्यवहारिक रूप में क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे, ठीक, ये जो हमने अध्ययन किया इसका हमने व्यवहारिक रूप में हम अपनी दिनचर्या में प्रयोग कर दिए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। देखिए फिर से मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी फिर सुना देता हूं। जैसे कि आपके घर में शादी पड़ गया, ठीक है, शादी पड़ गया, तो शादी पड़ने के डेट से पहले लगन पताई चलता है। तो लगन पताई में ये हो रहा है कि भैया 20 तारीख को उनकी शादी है, तो हमको लग रहा है 20 दिन पहले से बयाना दिया जाता है ना। बयाना देने से, सारा काम करने से पहले आप एक कागजी कार्रवाई करते हैं, है ना, एक अध्ययन करते हैं, एक शास्त्र करते हैं। वो अध्ययन क्या होता है भैया कि हमको कैटरिंग वाले कितना देना है, चलो भैया कैटरिंग वाले को हमने दे दिया 50,000, ठीक है। लाइटनिंग वाला कितना खर्चा लेगा, चलो उसको दे दिया हमने 35,000, ठीक। उसके बाद ये जो कारपेट वगैरह जो बिछाएगा उसको हमने, कारपेट मतलब जो टेंट तंबू लगाएगा उसका हमने पैसा दिया है कि नहीं, ठीक। उसके बाद क्या क्या सामान आएगा, राशन वाला दुकान मतलब कितने का आएगा, क्या पनीर बनना है, भाई जो नॉनवेज खाते हैं उनके पार्टी में तो बकरा वकरा सब बन जाएगा, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मीट बोलते हैं, चिकन वगैरह ये सब। तो ये सब चीज क्या आप तुरंत उपयोग तो करते नहीं है, इसका आप क्या करेंगे, एक शास्त्र के रूप में, एक अध्ययन के रूप में, एक थ्योरी के रूप में अपने आप में एक नोट्स बनाएंगे बनाएंगे। तो हम क्या करें, वो जो नोट्स बना रहे हैं या फिर हम जो योजना बना रहे हैं, अभी योजना को हम अमल नहीं करें, लेकिन हम इतना जो भी योजना बनाए वो क्या है, एक शास्त्र है, एक अध्ययन कर रहे हैं उन सब चीजों का ना। तो अर्थ से संबंधित अध्ययन, वो भी तो धन है, धन से संबंधित सारा चीज हो रहा है ना, इसमें पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो हम अध्ययन कर रहे हैं एक थ्योरी रूप में, तो वो हो गया हमारा अर्थशास्त्र, ठीक। लेकिन जैसे ही हम अध्ययन करने के बाद लगे कि नहीं अब इसका हमें प्रयोग करना होगा, अब हमें इसका व्यवहारिक उपयोग में लाना होगा, तो जैसे ही आपका शादी ब्याह वाला दिन आ गया तो आप जो अध्ययन किए थे उसका आपने क्या कर दिया, व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर दिया। समझे कि नहीं, आपने क्या किया, एक व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर दिया। भाई कैटरिंग भी लगा है, खाना भी लगा है, बफर सिस्टम है, सब लोग खा रहे हैं, शादी ब्याह भी हो रहा है। तो ये सब करने से पहले आपने अध्ययन किया था ना, थ्योरिक रूप में, सिद्धांतिक रूप में। तो वही क्या है, आपने जो अध्ययन किया था बेटा वो हो गया अर्थशास्त्र, लेकिन आप जो व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग कर दिए तो वो हो गया अर्थव्यवस्था। तभी ना होगा कि अरे यार उनके यहाँ व्यवस्था बड़ी मस्त रहा, ठीक। जो अध्ययन बढ़िया से नहीं करता है, या अध्ययन चलो बढ़िया से कर दिया लेकिन व्यवस्था खराब कर दिया, तो अरे यार उनके यहाँ की व्यवस्था कुछ खास ना रहे लेकिन ठीक है रहे। तो यही होता है कि आप अध्ययन करने के साथ साथ एक होता है कि उसका मैनेजमेंट भी करना होता है कि हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक, उस हिसाब से उसकी वहाँ की व्यवस्था बनती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी भारत सरकार, अगर हम भारत की बात करें तो कोई भी जैसे मान लीजिए देश है, तो उस देश में क्या होता है कि अर्थशास्त्र के रूप में कई सारी चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप जैसे अगर चैप्टर की बात करें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अगर चैप्टर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई, ठीक, एक चैप्टर है ना। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई जो भारत में पढ़ाया जा रहा है ना, वो अमेरिका में भी वही पढ़ाया जाएगा, ठीक। लेकिन उस डिमांड सप्लाई को पढ़ने के बाद भारत में इतना अच्छे से आप उसको व्यवस्था कर पाएँ या उसके अनुरूप उतार पाएँ अपने समाज कल्याण के बीच में, जितना बढ़िया से आप उस व्यवस्था को लागू कर पाएंगे पढ़ने के बाद, उसी को ना बोलेंगे हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, ठीक। और वही मान लीजिए अमेरिका है, वहां भी डिमांड सप्लाई पढ़ा गया, लेकिन उस डिमांड सप्लाई जो सैद्धांतिक रूप में पढ़ा, अब उसको लग रहा है कि नहीं हमें अब इसका प्रयोग करना चाहिए व्यवहारिक जीवन में, योजना बनानी चाहिए,
हमें आदमियों को मतलब अपने समाज कल्याण के लिए ये सब चीजें करना चाहिए, ठीक। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी दूसरी होगी, वहाँ पे जितना बढ़िया उसका व्यवहारिक उपयोग होगा उतना ही बढ़िया अर्थव्यवस्था होगी, और जितना खराब उसका व्यवहारिक उपयोग होगा उतनी खराब अर्थव्यवस्था होगी। मेरे कहने का मतलब समझ गए दोस्तों, कि जब हम धन से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक। और जब इसी अध्ययन का हम जब व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने लगते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में आप अंतर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, इन दोनों में आप अंतर कभी नहीं भूलेंगे। आइए अब एक चीज देखिए कि जन्म लेने के बाद ही, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें किसी न किसी चीज की आवश्यकता हो जाएगी और मरते दम तक वो आवश्यकता रहती है, और वो आवश्यकता किसकी पड़ती है, गुड्स और सर्विस की पड़ती है, ठीक है ना। गुड्स और सर्विस ये हो गया वस्तुएं, गुड्स मतलब होता है वस्तुएं और सर्विसेज मतलब सेवाएं, ठीक। अब जैसे मान लिया आप पैदा हो गए, ठीक, आपको क्या पता हमें कौन सी वस्तु चाहिए, तो आपकी जो मम्मी है डॉक्टर है, पैदा होने के बाद आप पे क्या है, कपड़ा लपेट दी है ना, आपको बढ़िया से रख रखाव कर रहे हैं, डोली वगैरह में आप घूम रहे हैं, ठीक। तो ये सब क्या वस्तुएं है ना, लेकिन आपका सेवा कैसे होगा, सेवा भी जरूरी है। अरे आपको दूध पिलाया जा रहा है, ठीक, माँ अपनी गोद में लेके आपको टहला रही, तो सेवा ही ना दे रही है, वो कोई वस्तु थोड़ी दे रही है। तो ये मरते दम तक बेटा, ये एक क्या है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लीजिए कि कोई भी जो जीवित इंसान है उसकी जो आवश्यकता है गुड्स और सर्विस की, वो पैदा होने के बाद और मरते दम तक कंप्लीट नहीं होती, जब मर गया तो काम खत्म, ठीक। अब बताइए हमें गुड्स और सर्विस तो मिल ही रहा है, लेकिन हमें इस गुड्स और सर्विस को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, ठीक। हमें गुड्स और सर्विस कहाँ से मिलेगा, तो हमें गुड्स और सर्विस का उत्पादन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उत्पादन। तो हम गुड्स और सर्विस का क्या करते हैं, उत्पादन, ठीक। तो हम उत्पादन क्यों करते हैं, गुड्स और सर्विस के लिए। अगर बहुत ज्यादा अगर उत्पादन हमने कर दिया, बहुत ज्यादा बिक्री हो गया, तो जो भी पैसा आपका बचेगा वो आपका सरप्लस अमाउंट होगा, जिसको आप बेनिफिट कहते हैं। तो फिलहाल यही समझिए कि हमने वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना है, उत्पादन। तो उत्पादन के भी यहाँ पे फैक्टर होते हैं, ठीक। एक होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। अरे भैया आप उत्पादन कहाँ करेंगे, तो उसके कुछ कारक है ना जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं उत्पादन के कारक मैं यहाँ मिटा के लिख देता हूँ, आप देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, ये हो गया आपका उत्पादन के कारक, इंग्लिश होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के देखिए क्या क्या कारक होने चाहिए, और यही चार कारक ही होते हैं, चार, टोटल चार कारक है। जैसे पहला आप देख लीजिए कि हम कहीं भी उत्पादन करेंगे बेटा, तो हमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए कि नहीं, भूमि चाहिए। हवा में किसी चीज का उत्पादन करोगे, नहीं ना, तो भूमि चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कोई अगर बिजनेसमैन है, अगर वो किसी चीज का उत्पादन करना चाहता है तो क्या उसको एक भूमि चाहिए, और उस भूमि पे कुछ उत्पादित करने के लिए जो भी मशीनरीज वगैरह हो गई या कुछ भी वहां पे प्लांट करना होगा उसको, तो क्या चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, है ना, कैपिटल चाहिए कि नहीं। कैपिटल मीन्स क्या होगा, पूंजी होगा। पूंजी होता है भैया पैसा, पैसा वगैरह को क्या बोलते हैं, पूंजी। अगर आपके पास भूमि है, अगर आपको जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी खोलना है, बैठे बैठे आप सोच रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं कि हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक कंपनी खोलेंगे, ठीक। आपकी जमीन तो खाली है, कंपनी खोल रहे हैं, सोच रहे हैं किस चीज़ का खोलें, पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है कंपनी किस चीज़ का खोलें, लेकिन फिर भी आप जीते मरते सोच लिए कि चलो भैया एक कंपनी तो हमें खोलना है। सोचेंगे कि यार बिस्कुट का कंपनी खोल देता हूँ, चलेगा, बढ़िया चलेगा, बिस्कुट बढ़िया बनाएंगे, मीठा बनाएंगे, बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप मान लीजिए बिस्किट का कंपनी खोलें, तो बिस्किट का कंपनी खोलने के लिए आपको भूमि चाहिए, चलिए भूमि है आपके पास, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और संरचना को बनाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं। तो जो पैसा चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल या पूंजी। तो आप कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े साहूकार के पास जाएंगे, जब वही कहीं से नहीं पैसा देगा तो आपको मिलेगा बैंक, तो बैंक पैसा देगा, ठीक। तो बैंक ब्याज पे पैसा आपको देगा, पैसा भी मिल गया, जमीन भी मिल गया, लेकिन वहां पे काम कौन करेगा, आपको लेबर भी चाहिए। कौन चाहिए भैया, लेबर, जिसको आप बोलेंगे श्रम, जिसको क्या बोलेंगे, श्रम। तो ये तीन फैक्टर समझ में आया, एक, दो और तीन। चौथा होता है एंटरप्रेन्योर।
देखिए चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, जिसको आप बोलते हैं, जिसको उद्यमशीलता, इकोनॉमी की भाषा में बोला जाता है उद्यमशीलता। अब उद्यमशीलता का शाब्दिक अर्थ है होता है, शाब्दिक अर्थ का मतलब कि उद्यम जैसे होता है ना, रिस्क लेने की क्षमता, बस इतना जानिए, रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता। या फिर नहीं समझ में आ रहा है उद्यमशीलता, तो आप सीधे ये कह दीजिए उत्पादनकर्ता। उत्पादनकर्ता का मतलब भैया जो उत्पादन करने वाला है, मतलब मालिक, ऑनर, कंपनी के जो चेयरमैन वगैरह जो होते हैं, ठीक। तो रिस्क लेने की क्षमता सभी में नहीं होता है बिजनेस में। जो रिस्क लेता है, क्योंकि उत्पादन करता, ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज लगा दिया और बाद में उसको प्रॉफिट हो गया, तो होता है रिस्क इसमें होता है। तो उत्पादन करता या एंटरप्रेन्योर हर कोई नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें समझाने का मतलब ये है कि उत्पादन के कारक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। तो पहले आप ये सब जानिए, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। अब देखिए कभी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे मैंने लैंड के बाद भी लेबर दे सकता है, कैपिटल नीचे भी दे सकता है, तो इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। और देखिए इसका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में इसका प्रतिफल पूछता है। प्रतिफल का मतलब कि अगर आप जैसे आपके पास अगर जमीन है, अगर आपके पास जमीन है तब तो आपने कर लिया, लेकिन अधिकतर हम अगर बड़े अर्थव्यवस्था एकदम देश के लेवल में अगर बात करें, तो सरकार जमीन आवंटित करती है ना। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, किसी को अगर बिजनेस करना होता है या ये उत्पादन करना, उत्पादन करना मतलब वही है बिजनेस करना, तो उसको क्या करेगा, उसकी खुद की जमीन कम पड़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, जमीन खरीदेगा, सरकार से खरीदेगा, ठीक। तो उस जमीन का प्रतिफल क्या होगा, उस उसके बदले वो रेंट देगा ना जमीन का, उसके बदले क्या देगा, वो रेंट देगा, ठीक। तो यही इसका प्रतिफल है, मतलब रिजल्ट इसको आप कह सकते हैं, रिजल्ट या प्रतिफल। हाल ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो लैंड का प्रतिफल क्या बनेगा, रेंट। कैपिटल पूंजी जो है, इसका प्रतिफल क्या बनेगा, ब्याज, है ना, ब्याज, जिसको आप क्या कह रहे थे, इंटरेस्ट, जिसको आप कह रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब श्रम का भाई प्रतिफल क्या है, श्रम, भाई जो मेहनत करा उसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। क्या मिलेगा, वेजेस, जिसको बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी चाहिए कि नहीं, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिए इसका भी हिंदी, किराया, ठीक। तो सरकार को कभी कभी एक ही बार में दे देते हैं, फिर कभी कभी या मंथली या उन लोग जैसा पहुंचाते होंगे। जैसे अगर छोटे जैसे मान लीजिए कोई छोटी क्या बोलते हैं, कोचिंग संस्था अगर खुलती है बाजार वगैरह में, तो क्या करते हैं, एकदम सेम टू सेम यही लागू होता है ना, कि उनके पास भूमि होती नहीं है, तो वो किसी का रेंट ले लेते हैं, किराया भी देते हैं। पैसा अगर लगा दिए बहुत ज्यादा, भैया स्मार्ट बोर्ड लगवा दिए 4-5 लाख का, 2-3 क्लास चलाना हो गया, 2-3 स्मार्ट बोर्ड अगर ले लिए, तब तो भैया पूंजी लेना पड़ेगा, तो उसके बदले क्या वो इंटरेस्ट देंगे ना। और लेबर, हम लोग क्या है, लेबर, मतलब वहाँ पे जो टीचर हैं वो तो लेबर हो गया। तो टीचर लेबर होने का मतलब ये नहीं कि ईटा उटा जोड़ रहा है, ठीक है, ये नहीं कि मतलब गिट्टी बालू फेंक रहा है, ऐसा वाला लेबर मत समझिएगा। हम लोग भी क्या रहे हैं, गुड्स के जगह आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सर्विस न है। हमने तो ऐसा तो किया नहीं कि भाई हमने आपको वस्तु के रूप में सेवा प्रदान किया। कभी ऐसा सुने हैं कि सर आप हमें आज 1 किलो पढ़ा दीजिए, नहीं सर 1 किलो नहीं, आप हमें 5 लीटर पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं ना होता है बेटा, ठीक। तो बेटा आप समझिएगा, तो हम लोग आपको क्या करें, सेवाएं दे रहे हैं। और जो सेवाएं नहीं देते, जो फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक, तो लेबर दोनों कैटेगरी में आ जाएंगे, सेवा देने वाला भी और वस्तु का उत्पादन करने में जो फिजिकल मेहनत कर रहा है उसको भी। तो उनको क्या चाहिए, वेजेज चाहिए, मजदूरी चाहिए। और अंत में जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमशीलता या उत्पादन करता, उसको क्या चाहिए भैया, उसको बेनिफिट चाहिए कि नहीं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रॉफिट चाहिए कि नहीं। देखिए एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है लेबर का, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया उत्पादन के कारक में जो लेबर होता है उसका प्रतिफल क्या होता है, लो वेजेस, मजदूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर समझ में आ गया होगा, दोनों में जो अंतर था, ठीक। और हमें आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है, हमेशा गुड्स और सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। और गुड्स और सर्विस की आवश्यकता जब पड़ेगी तो हमें गुड्स और सर्विस का उत्पादन भी तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उत्पादन। तो उत्पादन के कारक होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 4 कारक आप याद कर लीजिएगा और उसके प्रतिफल भी याद कर लीजिएगा, ठीक। हम सोच रहे हैं कि आप, पहला है इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर, तो बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान ना दें,
इसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे कौन-कौन से, जैसे आपका सरकार की भूमिका के आधार पे, हो गया ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब होता है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब। तो बहुत ज़्यादा बोझ नहीं, आज आपका पहला क्लास इकोनॉमिक्स का, तो पहले आप बढ़िया से मेरी बातों को सुन लीजिएगा। 1-2 बार वीडियो दोबारा करके सुन लीजिएगा। इतना समझ लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब लगातार कंटिन्यू करेंगे।